गाइस आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया की ग्रोथ में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब चाहे वो एक पावर प्लांट हो, रोड या हाईवे हो, रेलवे या मेट्रो प्रोजेक्ट हो, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन हो, इस सेक्टर की कंपनीज ये सब बिल्ड करती है। सेक्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो आज की वीडियो में हम इस सेक्टर को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले ईपीसी कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो कि दिल्ली मेट्रो को ना एक कॉरिडोर बनाना है जिसके अंदर उन्हें 15 किलोमीटर का एक लंबा एक ट्रैक बनाएंगे और साथ में उसके अंदर 8 स्टेशंस भी होंगे। अब अगर उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो या तो वो खुद इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद करेंगे या फिर वो क्या कर सकते हैं, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक ईपीसी कंपनी को दे सकते हैं जो कि क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे। अब जैसे इस कंपनी के नाम के अंदर आता है ईपीसी, ईपीसी का मतलब क्या हुआ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट को पहले बैठ के वो डिजाइन करते हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट आता है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या, उन्हें स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, रीइंफोर्स्ड बार्स चाहिए, उनको केबल्स एंड वायर्स चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स चाहिए। तो जितनी भी सारी चीजें होंगी ना, उन सारी चीजों को वो खुद ही प्रोक्योर करेंगे और उसके बाद उसे कंस्ट्रक्शन करके पूरा प्रोजेक्ट को बनाकर फिर दिल्ली मेट्रो को देंगे। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो दिल्ली मेट्रो क्या करेगा ना, वो बहुत सारी ईपीसी कंपनीज को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा और उनको बोलेगा कि आपके हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट की, और जो सबसे कम कॉस्ट के अंदर मेरे को बना कर देगा वो उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को दे देंगे। अब सिंपल सी बात समझो, जितनी भी ईपीसी कंपनीज हैं, अगर उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा तो हर बंदा यही चाहेगा कि कम से कम कॉस्ट के अंदर वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दें, तभी उनको ये प्रोजेक्ट मिल पाएगा। अब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर यही होता है कि प्रोजेक्ट्स तो बहुत बड़े बड़े आते हैं लेकिन इनके अंदर मार्जिन बहुत ही कम होते हैं। अब गाइस ऐसी कंपनीज के बिजनेस को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर बुक। क्योंकि होता गया है ना, जितनी भी ये कंपनीज हैं, ईपीसी कंपनीज हैं, वो एक ही चीज पे काम करती हैं, कितने ऑर्डर्स जो है ना उनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो आने वाले 2 to 3 ईयर्स के अंदर उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। और जितना इन प्रोजेक्ट्स को ये एग्जीक्यूट करते जाएंगे उतना ही इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। अब गाइस जब भी आप इन कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल्स को पढ़ोगे तो सबसे पहले वो एक ही बारे में बात करते हैं कि उनके पास कितना बड़ा ऑर्डर बुक साइज है। कोई कंपनी बोलेगी मेरे पास 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, कोई कंपनी बोलेगी मेरे पास 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि इसके थ्रू उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है ना गोइंग फॉरवर्ड अच्छी आ सकती है। लेकिन इसके अंदर ना काफी सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर। अब गाइस सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी है ना, वो ये है कि ऑर्डर बुक चाहे जितना भी बड़ा हो, ऑर्डर बुक का होने का मतलब ये नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड उनके रेवेन्यूज जो है ना वो स्टेबल हो पाएंगे। और इसके कई सारे रीजंस हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देखो पहला रीजन तो ये है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। आपने एक चीज तो देखी, जितनी भी ये ईपीसी कंपनीज है ना, ये बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर रहे हैं। अब चाहे वो एक पावर प्लांट बना रहे हो या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या मेट्रो प्रोजेक्ट हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, तो गाइस एक बात तो पक्की है कि ईपीसी कंपनीज जिन क्लाइंट्स को केटर करती है वो ऑलरेडी बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं और इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है तो सारी बार्गेनिंग पावर जो है ना वो इन्हीं क्लाइंट्स के पास आ जाती है। और एक भी प्रोजेक्ट में अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो इन कंपनीज के ऊपर बहुत मैसिव इंपैक्ट पड़ जाता है। अब गाइस सेकंड फैक्टर जो है ना, दैट इज एग्जीक्यूशन रिस्क। अब एग्जीक्यूशन रिस्क के अंदर ना बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें पहला फैक्टर आ जाता है लैंड एक्विजिशन। अब गाइस एक बात सोचो, कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर करना है तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो होती है कि हमें लैंड टाइम पे मिल जाए, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं मिला तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे किस तरीके से। अब गाइस ऐसा ही कुछ हुआ था एनसीसी लिमिटेड के साथ। एनएचएआई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक हाईवे बनाने के लिए यूपी के अंदर। अब हुआ क्या, उन्हें लैंड एक्वायर करने के अंदर काफी डिले आ गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो था वो काफी हद तक डिले हो गया। अब डिले होने की वजह से क्या हुआ, इनका केस भी चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोर्ट के अंदर। अब गाइस एक बात सोचो, जब एनसीसी लिमिटेड ने अपनी ऑर्डर बुक में ये दिखा रखा था कि एनएचएआई से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उनको लैंड ही टाइम पे नहीं मिल पाया, उसी के अंदर डिले हो गया। तो सिंपल सी बात ये है, जब तक वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो रेवेन्यू तो काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि रेवेन्यू ही काउंट नहीं हो पाएगा तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी किस तरीके से। तो गाइस ये एक सबसे बड़ा इशू होता है, दैट इज प्रोजेक्ट डिले इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। गाइस दूसरा एग्जांपल है वेदर डिसरप्शन का। कभी बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं ड्यू टू सम और दी अदर इवेंट। होता क्या है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर रुक जाती है तो इसकी वजह से ईपीसी कंपनीज को बहुत नुकसान होता है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कंपनी जो है ना, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे रेजिडेंशियल और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ये कंपनी बनाती है। अब हुआ क्या था, आपको पता ही है, लास्ट ईयर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम आ गया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कि कुछ टाइम तक आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी तो पॉल्यूशन जो है ना वो काफी और बढ़ जाएगा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब लॉजिकली एक बात सोचो, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, 2-3 महीने काम हो ही नहीं पाया,
तो इससे क्या होगा, एक तो उनकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि जितना भी उनका स्टाफ था या और भी जितने भी कंपनी के खर्चे थे वो तो सारे वैसे के वैसे ही हैं और काम बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा। दूसरी चीज़ ये कि प्रोजेक्ट भी टाइम पे देना है, इसका मतलब कम टाइम मिलेगा उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है ना, ऐसे टाइप की सिचुएशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती रहती हैं इन टाइप की कंपनीज के अंदर। अब यही चीज़ उन्होंने क्लियरली अपनी Q2 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी बताई थी कि उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दिल्ली NCR के अंदर, इस एनवायरमेंटल बैन की वजह से मोर देन 40% प्रोजेक्ट्स जो है ना वो स्टॉल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स डिले होंगे गोइंग फॉरवर्ड। अब गाइस बहुत बार पॉलिटिकल और इलेक्शन रिलेटेड रीजंस भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर ये गवर्नमेंट दे रही होती है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दे रही होती हैं। तो इनके अंदर क्या है ना, जब तक अप्रूवल आगे से नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोजेक्ट आगे स्टार्ट नहीं हो सकता या इसके अंदर आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। तब सोचो, लेट सपोज एक पॉलिटिशियन जो है वो इलेक्शंस के अंदर ही बिजी है, तो होगा क्या, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उनका फोकस आज की डेट में क्या है, टू विन दी इलेक्शंस। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इन कंपनीज को अप्रूवल्स मिलेंगे ही नहीं तो वो आगे काम नहीं कर पाएंगे तो वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो इसकी वजह से कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनको बहुत लॉसेज हो जाते हैं। अब गाइस कई बार ना क्लाइंट साइड पे भी काफी इश्यूज आ जाते हैं। कई बार होता क्या है ना कि क्लाइंट जो है उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना उसको खुद ही कोई फंडिंग प्रॉब्लम आ गई, उसको खुद पैसा टाइम पे नहीं मिल पा रहा। अगर पैसा टाइम पे नहीं मिल पाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे पाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे पाएगा तो वो भी अपने काम को आगे नहीं कर पाएगा। क्योंकि लॉजिकली सोचो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इन कंपनीज की जो वर्किंग कैपिटल होती है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये भी एक लिमिट से ऊपर इनके पास पैसा नहीं होता। तो अगर क्लाइंट से इनको कंसिस्टेंटली पैसा नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट के अंदर भी काफ़ी डिलेज आ सकते हैं। अब ऐसी सेम सिचुएशन फेस करी थी PSP प्रोजेक्ट्स ने। ये एक गुजरात बेस्ड EPC कंपनी है। हुआ क्या था, ये कंपनी क्या करती है ना, बेसिकली ये बनाती है इंडस्ट्रियल पार्क्स, ये बनाएगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। इतने में क्या हुआ, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया और काम करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन इनको ना पेमेंट जो थी वो काफी डिले होने लग गई। इनके पास टाइम पे पैसा आ नहीं रहा था। अब अगर टाइम पे पैसा नहीं आया तो इनके पास भी काफी लिमिटेशन होती है फंड्स की, तो इन्होंने क्या किया ना, प्रोजेक्ट को डिले कर दिया। अब प्रोजेक्ट को अगर डिले किया तो इनका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा और अगर प्रोजेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कंपनी रेवेन्यूज रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी, रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी और अल्टीमेटली फिर से शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। अब गाइस एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ना इन कंपनीज को, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बड़े और इनको पैसा टाइम पे कई बार नहीं मिल पाता। टाइम पे पैसा नहीं मिलता तो होगा क्या, इन कंपनीज की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इनको क्या करना पड़ेगा, या तो ये बैंक से और पैसा उठाएंगे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर बैंक से पैसा उठाया तो इसका मतलब इनके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा होगा, इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट अगर बढ़ गई तो सोचो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और उनके मार्जिन जो है ना वो काफी डिप्रेस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ट्रैक करना पड़ता है अगर आप EPC कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो कि उनका रिसीवेबल डेज जो है ना वो किस लेवल पे जा रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी EPC कंपनीज हैं इन सबके जो रिसीवेबल डेज हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है वो काफी हद तक इंपैक्ट हुए। अब गाइस सोचो, अगर मुझे किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि पहली बात वो किस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है। अगर वो एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करेगी जो कि आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो मुझे काफी हद तक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो मेरी कंपनी के भी चांसेस होंगे कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सेकंड चीज क्या है कि मेरी कंपनी गोइंग फॉरवर्ड किस लेवल पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखा पाएगी। देखो गाइस एक बात समझो, EPC कंपनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो चाहे कितनी बड़ी ऑर्डर बुक साइज दिखा दें लेकिन अगर वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो वो रेवेन्यू शो नहीं कर पाएंगे, और अगर रेवेन्यू शो नहीं करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कम दिखेगी। तो अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर जो सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं दैट इज रेवेन्यू विजिबिलिटी। वो रेवेन्यू विजिबिलिटी ना EPC कंपनीज के अंदर उस लेवल पर नहीं आ पाती, जो कि इन कंपनीज का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिर अगर मैं बात करूं इनके मार्जिन्स की, गाइस ये ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं और ये लोग करते हैं बिडिंग प्रोसेस के थ्रू इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो सिंपल सी बात ये है इनके पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं है, इनको अपनी कॉस्ट सबसे कम रखनी पड़ेगी, सबसे कम मार्जिन पे जो कंपनी काम करेगी उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो इनके पास मार्जिन एक्सपेंशन का भी बहुत बड़ा स्कोप नहीं होता। तो गाइस अगर आप मुझसे पूछोगे कि EPC कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा,
ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चाहे कोई कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा ऑर्डर बुक साइज हो, कितना भी अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन आपको उसको कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गई, अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके रेवेन्यूज के ऊपर बहुत मैसिव इंपैक्ट आता है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो अगर मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा तो सबसे पहले तो मैं एलोकेशंस उसके अंदर कम रखूंगा एंड आई हैव टू स्ट्रांगली ट्रैक दिस कंपनी, क्योंकि अगर जरा सी भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू मूव आउट ऑफ दिस कंपनी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।